नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ कुमार आप सबका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल कानून वाला पर। इस वीडियो से पहले हम लोगों ने भारतीय दंड संहिता की जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं उनको जान लिया है। अब हम लोग भारतीय दंड संहिता के एक एक सेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे कि किस सेक्शन में क्या दिया गया है, अर्थात किस धारा में क्या दिया गया है, उस धारा में किस दंड की परिभाषा है, उस दंड के लिए कितनी जेल की सज़ा दी जा सकती है, कितना जुर्माना लगाया जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं अध्याय 16 से। अध्याय 16 मानव शरीर के विरुद्ध अपराधों के विषय में वर्णन करता है कि मानव शरीर पर जो अपराध किए जाते हैं वो कितने प्रकार के अपराध होते हैं और उन अपराधों के लिए दंड की परिभाषा आईपीसी के किस सेक्शन में है। जैसे आपराधिक मानव वध हो गया, हत्या हो गई, आत्महत्या हो गई, रेप, गैंग रेप, जितने भी अपराध हैं, किसी के ऊपर हमला करना, चोट पहुंचाना, जितने भी अपराध हैं जो मानव शरीर पर किए जाते हैं उनकी परिभाषा जानेंगे कि किस सेक्शन में उसकी परिभाषा दी गई है और किस सेक्शन में उसके लिए दंड का प्रावधान किया गया है। सबसे पहले हम लोग अध्याय 16 में जीवन के लिए जो संकटकारी अपराध हैं उनके बारे में जानेंगे। वैसे मानव शरीर के विरुद्ध जो अपराध हैं उनमें सबसे फेमस है धारा 302। लेकिन धारा 302 की शुरुआत कहाँ से हुई है, इससे पहले जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं उनको जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो धारा 302 में केवल मर्डर अर्थात हत्या के लिए दंड का प्रावधान किया गया है, जबकि हत्या किसे कहेंगे, हत्या की परिभाषा क्या होगी, कब माना जाएगा कि यह हत्या है, तो वह धारा 300 में है। इससे भी पहले धारा 299 से मानव शरीर के विरुद्ध अपराधों के विषय में जो अपराध हैं उनकी शुरुआत धारा 299 से होती है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं धारा 299। धारा 299 आपराधिक मानव वध कल्पेबल होमोसाइड के बारे में बताती है। तो सबसे पहले हम लोग वेयर एक्ट में जो मूल परिभाषा लिखी हुई है कि धारा 299 में क्या है उसको जानते हैं, उसके बाद हम समझते हैं उस परिभाषा को। तो वेयर एक्ट में धारा 299 में लिखा है, धारा 299 आपराधिक मानव वध, जो कोई मृत्यु कारित करने के आशय से या ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से जिससे मृत्यु कारित हो जाना संभाव्य हो या यह ज्ञान रखते हुए कि यह संभाव्य है कि वह उस कार्य से मृत्यु कारित कर दे, कोई कार्य करके मृत्यु कारित कर देता है, वह आपराधिक मानव वध का अपराध करता है। अब हम लोग इस पूरी धारा के एक एक सेंटेंस को उठाकर देखते हैं, तब हम लोगों को ठीक से समझ में आएगा। तो पहला सेंटेंस क्या कहता है, पहला सेंटेंस कहता है जो कोई मृत्यु कारित करने के आशय से, अर्थात उस व्यक्ति का आशय यह है कि वह किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करे, अर्थात उसको मारना चाहता हो। इसके बाद दूसरा सेंटेंस है या ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से जिससे संभाव्य हो कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, अर्थात वह व्यक्ति उस व्यक्ति की ऐसी शारीरिक क्षति कारित करता है जिससे संभावना है कि उस व्यक्ति की मृत्यु ही हो जाएगी। मान लीजिए वह किसी व्यक्ति के यह जानते हुए कि उसकी मृत्यु हो जाएगी उसके हाथ की नस काट देता है, जिससे उसे पता है कि वह अस्पताल में नहीं पहुंच पाएगा और उससे पहले ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसके बाद तीसरा सेंटेंस है या यह ज्ञान रखते हुए जिससे संभाव्य है कि उस व्यक्ति की मृत्यु कारित हो जाएगी।
मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा बीमार है और उसे दवा की सख्त आवश्यकता है कि उसे जिस टाइम पे डॉक्टर ने दवाई बता रखी है, अगर उस टाइम पे दवाई नहीं दी जाती है तो उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। और कोई व्यक्ति जिसको यह जिम्मेदारी दी गई है कि वह उस व्यक्ति को टाइम से दवाई दे, अगर वह व्यक्ति उस टाइम पर दवाई ना देकर इस आशय से दवाई नहीं देता है कि उसकी मृत्यु हो जाए, तो यह माना जाएगा कि वह कल्पेबल होमिसाइड का दोषी है। इसके बाद अगला जो सेंटेंस है वह कहता है कि कोई कार्य करके मृत्यु कारित कर देना, अर्थात कोई ऐसा कार्य कर देना जिससे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो यह माना जाएगा कि वह व्यक्ति आपराधिक मानववध का दोषी है। अर्थात जो 4 सेंटेंस दिए गए हैं, इनमें से अगर कोई भी कार्य किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है तो यह माना जाएगा कि उस व्यक्ति ने आपराधिक मानववध किया है। अब हम लोग आगे देखते हैं। आप लोग यहाँ पर एक शब्द देख रहे हैं, आपराधिक मानववध, जिसमें एक शब्द है मानववध। तो मानववध किसे कहते हैं? मानववध का मतलब होता है एक मनुष्य द्वारा दूसरे मनुष्य को जान से मार डालना। मानववध जो होता है वो 2 तरह का होता है, एक तो विधिपूर्ण मानववध और दूसरा होता है विधि विरुद्ध मानववध। अब विधिपूर्ण मानववध कब होता है? पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो जर्नल एक्सेप्शन सेक्शन 76 से स्टार्ट होती हैं उनको पढ़ा था। तो उसमें हम लोगों ने जो विधिपूर्ण मानववध है उसको जाना कि कब कोई मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य की अगर मृत्यु भी कारित कर देता है तब भी उसको भारतीय दंड संहिता के किसी भी दंड के तहत दंडित नहीं किया जाएगा, उसको यह प्रिविलेज दिया गया है। लेकिन विधि विरुद्ध मानववध कब होगा? तो विधि विरुद्ध मानववध आप धारा 300 हत्या है, धारा 304 हत्या की कोटि में ना आने वाले आपराधिक मानववध और धारा 304 का उपेक्षा द्वारा मानववध। इसके बाद धारा 305, 306 आत्महत्या। तो विधि विरुद्ध जो मानववध है वो धारा 300 जैसे हत्या हो गया, धारा 304 हत्या की कोटि में ना आने वाला आपराधिक मानववध हो गया, धारा 304 का उपेक्षा द्वारा मानववध हो गया और धारा 305 और 306 आत्महत्या। ये सब विधि विरुद्ध मानववध हैं। इसके लिए आपको भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंड दिया जाएगा। और वहीं हम लोग जो विधिपूर्ण मानववध हैं वो जर्नल एक्सेप्शंस में देख चुके हैं। अब हम लोग धारा 299 अर्थात आपराधिक मानववध कल्पेबल होमिसाइड के जो प्रमुख अवयव हैं, जो प्रमुख तत्व हैं, उनको जानते हैं। इस धारा में मुख्य रूप से हमने 4 सेंटेंस के बारे में पढ़ा है और इन चारों सेंटेंस को हम लोग 4 अवयव में तोड़ लेते हैं। तो इस प्रकार से 4 अवयव जो इसके बनते हैं, जिसमें पहला होता है किसी मानव की मृत्यु कारित करना। यहाँ पर मृत्यु कारित करने से तात्पर्य है किसी व्यक्ति को जान से मार डालना। तो अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित की जाती है या दूसरा ऐसी मृत्यु किसी कार्य द्वारा कारित की गई हो, और कार्य द्वारा मृत्यु कारित कराने से तात्पर्य है किसी व्यक्ति को विषपान कराना, उसे घातक आघात पहुंचाना, उसको कोई ऐसा समाचार देना जिससे उस व्यक्ति को घातक आघात पहुंचे और उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, या किसी व्यक्ति को खाना ना देना जिससे उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाए। यहाँ पर हम लोगों को यह जानना भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति अपने कार्य का लोप करता है तब भी उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 299 के अंतर्गत कार्रवाई की जा सकती है। और कार्य लोप से तात्पर्य है कि उसे विधि द्वारा उस कार्य को करने के लिए कहा गया है। मान लीजिए कि किसी जेल में कोई कैदी बंद है और उस जेल के जेलर का यह विधिपूर्ण कर्तव्य है कि वह उस कैदी को खाना दे, लेकिन वह जेलर उस कैदी को खाना नहीं देता है, जिसके तदुपरांत उस कैदी की मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर उस जेलर का यह कृत्य
अवैध लोप माना जाएगा और उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 299 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी और उसे कल्पबल होमिसाइड के अंतर्गत दंड दिया जाएगा। इसके बाद हम लोग जो अगला पॉइंट है उसको देखते हैं। अगला पॉइंट है कार्य। कार्य को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं, जिसमें पहला होगा मृत्यु कारित करने के आशय से। अब किसी कार्य को मृत्यु कारित करने के आशय से कैसे माना जाएगा? मान लीजिए एक व्यक्ति का है और उसे दूसरे व्यक्ति खा के बारे में यह पता है कि उसे कोई गंभीर दिल की बीमारी है। यह जानते हुए वह व्यक्ति उस व्यक्ति के छाती पर जोर से लात मारता है या हाथ से प्रहार करता है, जिससे उस व्यक्ति की कुछ ही समय बाद मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर माना जाएगा कि उस व्यक्ति ने मृत्यु कारित करने के आशय से इस प्रकार का कृत्य किया जाएगा और उसे इसी धारा के अंतर्गत दोषी माना जाएगा। इसके बाद जो अगला बिंदु है कार्य में, पॉइंट नंबर 3 का खा, ऐसी शारीरिक उपपत्ति कारित करने के आशय से जिससे मृत्यु कारित होना संभाव्य हो। इसके बाद हम लोग चलते हैं अगले पॉइंट पर। तो हमारा अगला पॉइंट है इस ज्ञान से कि उस कार्य से मृत्यु कारित होना संभाव्य है किया गया हो। अगर किसी व्यक्ति को यह ज्ञान है, यह ज्ञात है कि जिस कार्य को वह करने जा रहा है उससे किसी व्यक्ति की मृत्यु होना संभाव्य है, अर्थात मृत्यु हो सकती है, और अगर किसी व्यक्ति की उस कार्य से मृत्यु हो जाती है तो वह व्यक्ति इस धारा के अंतर्गत दोषी माना जाएगा। अब हम लोग दृष्टांतों के माध्यम से समझते हैं। दृष्टांत में जो पहला दृष्टांत है, सबसे पहले मान लीजिए एक गड्ढा है और गड्ढे पर कोई व्यक्ति का फूल पाती इत्यादि लगा देता है, जिससे वह जानते हुए यह फूल पाती लगाता है जिससे कि किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करे, या उसको यह ज्ञान है कि अगर कोई व्यक्ति इस गड्ढे से होकर जाएगा और अगर वह इस गड्ढे में गिरता है तो उसकी मृत्यु होना संभाव्य है, या यह जानते हुए फूल पाती लगाता है कि कोई व्यक्ति अगर इस रास्ते से जाएगा और उसे लगेगा कि यह भूमि सुदृढ़ है, मतलब इस रास्ते की तरह ही यह भूमि सुदृढ़ है, तो यह जानते हुए अगर कोई व्यक्ति जाएगा तो उस गड्ढे में गिरकर उसकी मृत्यु हो जाएगी। इस आशय से का इस गड्ढे पर फूल पत्ती इत्यादि बिछा देता है। तो अगर कोई व्यक्ति जाता है और इस गड्ढे में गिरकर मर जाता है तो यह माना जाएगा कि का आपराधिक मानववध का दोषी है। तो यह दृष्टांत आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग अगले दृष्टांत की तरफ चलते हैं। तो दृष्टांत दूसरा है, उसमें सबसे पहले कुछ झाड़ियां हैं और इन झाड़ियों के पीछे एक व्यक्ति या बैठा है और झाड़ियों के इस साइड एक व्यक्ति का है और एक व्यक्ति खा है। तो यहाँ पर का को तो यह पता है, का को यह पता है कि यहाँ पर आ है, लेकिन खा को यह नहीं पता कि झाड़ियों के पीछे या है। और खा के पास एक बंदूक है और का क्या करता है, का खा को उत्प्रेरित कर देता है। का खा को उत्प्रेरित करता है कि आप झाड़ियों पर गोली चलाइए, और खा उत्प्रेरित होकर के गोली चला देता है। तो जैसे ही खा गोली चलाता है तो या की मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर खा बच भी सकता है लेकिन का आपराधिक मानववध का दोषी होगा, क्योंकि का को तो सब कुछ पता था, उसने तो यह जानते हुए गोली चलवाई है कि वह या की मृत्यु कारित करे। इसके बाद हम लोग अगले दृष्टांत की तरफ चलते हैं। दृष्टांत तीसरा, मान लीजिए फिर से कुछ झाड़ियां हैं, ये झाड़ियां हैं और इनके पीछे एक मुर्गा है, एक मुर्गा ए है, ठीक है, और यहाँ पर एक व्यक्ति बी है और यहाँ पर मुर्गे के साथ साथ एक व्यक्ति सी भी है। तो बी जो है उसको नहीं पता है कि इन झाड़ियों के पीछे एक व्यक्ति सी भी है। बी जो है
मुर्गे को मारने की आशय से इन झाड़ियों पर गोली चलाता है और गोली मुर्गे को ना लग के सीधी सी जो व्यक्ति है उसको लग जाती है। तो यहाँ पर जो व्यक्ति बी है वह यह तो नहीं जानता था कि झाड़ियों के पीछे कोई व्यक्ति भी है, उसने तो केवल यह जाना था कि उन झाड़ियों के पीछे एक मुर्गा है, अर्थात उसने उस व्यक्ति को मारने का कोई आशय नहीं था, उस व्यक्ति को नहीं मारना चाहता था। तो यहाँ पर यह व्यक्ति जो है वो आपराधिक मानववध का दोषी नहीं होगा, किसी अन्य धारा में दोषी हो सकता है लेकिन आपराधिक मानववध के अंतर्गत दोषी नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो तीनों दृष्टांत हैं उनको जान लिया है। अब हम लोग धारा 299 के जो स्पष्टीकरण हैं उनको जानेंगे, जिनमें पहला स्पष्टीकरण है। तो स्पष्टीकरण पहला स्पष्ट रूप से कहता है वह व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति को जो विकार रोग या अंग शैथिल्य से ग्रस्त है शारीरिक क्षति कारित करता है, जिससे एतद द्वारा उस व्यक्ति की मृत्यु त्वरित हो जाती है, तो यह माना जाएगा कि वह व्यक्ति आपराधिक मानववध का दोषी है। स्पष्टीकरण 2 कहता है जहाँ की शारीरिक क्षति से मृत्यु कारित की गई हो, वहाँ जिस व्यक्ति ने ऐसी शारीरिक क्षति कारित की हो उसने वह मृत्यु कारित की है, यह समझा जाएगा। यद्यपि उचित उपचार और कौशलपूर्ण चिकित्सा करने से वह मृत्यु रोकी जा सकती थी। स्पष्टीकरण 3 कहता है माँ के गर्भ में स्थित किसी शिशु की मृत्यु कारित करना मानववध नहीं है, किंतु किसी जीवित शिशु की मृत्यु कारित करना आपराधिक मानववध की कोटि में आ जाएगा। यदि उस शिशु का कोई भाग बाहर निकल आया हो, यद्यपि उस शिशु ने सांस ना ली हो या वह पूर्णतः उत्पन्न ना भी हुआ हो। तो इस प्रकार जो स्पष्टीकरण 1 है वो स्पष्ट रूप से कहता है कि अगर कोई व्यक्ति अंग शैथिल्य या किसी रोग से ग्रस्त है और कोई व्यक्ति उस व्यक्ति की मृत्यु को त्वरित कर देता है, मतलब उसके अंग शैथिल्य को किसी प्रकार से बढ़ाता है, वह जिस रोग या विकार से ग्रस्त है उस रोग को बढ़ाता है जिससे उस मृत्यु जल्दी हो जाती है, तो यह माना जाएगा कि उस व्यक्ति ने उस व्यक्ति की मृत्यु कारित की है। इसके बाद स्पष्टीकरण 2 स्पष्ट रूप से कहता है कि अगर किसी व्यक्ति की उचित और कौशल पूर्वक उपचार से उस व्यक्ति का जीवन बचाया जा सकता था और अगर इस प्रकार से उचित कौशल और उपचार नहीं किया जाता है तो उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार से अगर कोई मृत्यु कारित करता है तो वह आपराधिक मानववध का दोषी होगा। इसके बाद स्पष्टीकरण 3 स्पष्ट रूप से कहता है कि अगर कोई नवजात माँ के पेट में है तब तो उसे आपराधिक मानववध नहीं माना जाएगा, परंतु यदि उस नवजात का कोई भी अंग माँ के पेट से बाहर है और अगर वह नवजात श्वास भी नहीं ले रहा है तब भी यह माना जाएगा। अगर कोई व्यक्ति उस नवजात की मृत्यु कारित करता है तो वह आपराधिक मानववध का दोषी होगा। अब हम लोग एक इम्पॉर्टेंट केस की तरफ चलते हैं और केस के माध्यम से इस सेक्शन को समझते हैं। वह केस है लक्ष्मण कालू 1967 बॉम्बे LR 244 सुप्रीम कोर्ट। इस केस के फैक्ट इस प्रकार हैं। इस वाद में अभियुक्त अपनी पत्नी को लिवाने के लिए अपनी ससुराल में गया हुआ था। वहाँ पर अभियुक्त तथा उसके साले में विदाई के प्रश्न पर झगड़ा हो गया और प्रश्न यह था कि वह अपनी पत्नी को शाम की ट्रेन से लेकर जाएगा या सुबह की ट्रेन से लेकर जाएगा। और इसी झड़प में जब बात ज़्यादा बढ़ गई तो अभियुक्त अपने आप पर काबू नहीं रख पाया और चाकू से उसने अपने साले की छाती पर बलपूर्वक प्रहार किया, जिससे उसकी उसी समय मौत हो गई। तो यहाँ पर यह माना गया है कि उस व्यक्ति को आपराधिक मानववध के लिए दोषी माना जाएगा। यहाँ पर हमारा यह सेक्शन समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग अगला सेक्शन 300 जिसमें हत्या की परिभाषा दी गई है उसको जानेंगे और उसके साथ साथ हम लोग सेक्शन 302 जो हत्या के दंड का प्रावधान करता है उसको जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।